तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रोल्स थ्योरम के बारे में। तो ये मैथ्स में बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। ये आता है एओडी के अंदर, यानी कि एप्लीकेशन और डेरिवेटिव्स में। तो वो कैलकुलस का तो फर्स्ट चैप्टर, मतलब सेकंड चैप्टर बोल सकते हो लिमिट्स के बाद। तो एनसीईआरटी में लिमिट्स में दिया हुआ है, लेकिन बाकी सब जगह में एओडी के बेसिकली अंदर आता है। तो ये आज हम लोग इस वीडियो में देखने जा रहे हैं इसके बारे में। इसकी थ्योरी देखेंगे रोल्स थ्योरम की, और इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे जिससे आपको इसका पूरा क्लियर आइडिया हो जाए और कहाँ कहाँ इसको लगाया जाएगा, हाउ टू यूज, सब कुछ इसमें बताया जाएगा। तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो रोल्स थ्योरम, जैसे हम लोग लग रहा है नाम तो रोल था, तो ये माइकल रोल ने दिया था ये 1691 में। तो ये क्या होता है, इट इज़ अ फंक्शन। सबसे पढ़ लेते थ्योरी। फंक्शन मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये सब स्टेप्स होता है कि ये सब चेक करना होता है रोल्स थ्योरम के लिए। तो इट इज़ अ फंक्शन एफ एक्स, मतलब इफ़ अ फंक्शन, तो अगर एक फंक्शन है एफ एक्स, वो अगर कंटिन्यूअस है इस क्लोज्ड इंटरवल में ए बी, डिफरेंशिएबल है इस ओपन इंटरवल में ए बी, और उसका एफ ए और एफ बी, यानी जो इंटरवल दिया हुआ है ए बी, इन दोनों इंटरवल में अगर इन दो इसकी वैल्यू सेम आती है, तो ये तीनों कंडीशन होती हैं रोल्स थ्योरम की, सेटिस्फाई करनी पड़ती है, तब जाके रोल्स थ्योरम वैलिड हो जाता है। अगर ये तीनों सेटिस्फाई हो गई तो ये पॉइंट आता है, ये बोल रहा है कि देन, अगर ये तीनों ट्रू हैं, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन सी। सी मतलब क्या है पे, वेरिएबल। यहाँ पे लिख देता हूँ ऐसे कोड करके, सी माने कि वेरिएबल। देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन सी, यानी एटलीस्ट वन वेरिएबल इन द इंटरवल ए बी, ओपन ही ऑब्वियसली, सच दैट एफ नहीं एफ ऑफ सी का डिफ्रेंसिएशन इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको आई होप बहुत कम समझ आएगा बात, क्योंकि यहाँ से थ्योरी है, इसके क्वेश्चन में एप्लीकेशन देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। मैं आपको इसके बीच में बता सकता हूँ एक बेसिक चीज़ कि मान लीजिए आप एक कर्व है, ये एक कर्व ऐसा, तो यहाँ पे इस कर्व में ये पॉइंट है ए, एक्स एक्सिस पे मान लीजिए ये है ए, ये है बी। तो ए बी के बीच में, वो ए और बी की वैल्यू सेम है इस कर्व पे एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी की वैल्यू सेम है, यानी ये वैल्यू जो आ रही है y1, मान लीजिए ये y1 है। तो अगर ये दोनों की वैल्यू सेम है और ये फंक्शन कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है, देन एक कोई पॉइंट होगा, वो होगा c, सच दैट उसका स्लोप 0 आ जाए। तो ये मिनिमम होगा। तो ये क्या बोल रहा है यहाँ पे, देयर एग्जिस्ट्स एटलीस्ट वन, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एटलीस्ट वन पॉइंट है। क्यों? क्योंकि ये ग्राफ जो था, ये ग्राफ ऐसा भी हो सकता है, यहाँ पे ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, और सी पॉइंट देखते हैं हम लोग यहाँ पे, ए एक C1, C2, C3, C4, यहाँ पे 4 C पॉइंट्स हैं। तो 4 C पॉइंट्स आता है, तो मतलब एटलीस्ट वन, एक तो डेरिवेटिव यहाँ कहीं ना कहीं 0 होना चाहिए। तो ये मिनिमम के 2 केस हैं। तो हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चंस में इसे कैसे एप्लीकेशन होता है। तो ये क्वेश्चन 1, ये यहाँ पे क्या बोला, डिस्कस द एप्लीकेबिलिटी ऑफ रोल्स थ्योरम फॉर द फॉलोइंग फंक्शंस, यानी कि रोल्स थ्योरम में वैलिड है कि नहीं हमको ये बताना है। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स इन, अच्छा तो इंटरवल इसे दे दिया रहेगा। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, ये ए, ये है बी, ये ए और बी है। तो ए और बी हम लोग को दे दिया है। तो हम लोग जानते हैं कि मॉड एक्स का ग्राफ ऐसा होता है। तो ये यहाँ पे तो ये नॉन डिफरेंशिएबल होता है, क्योंकि ये क्या है, कॉर्नर है, ये कॉर्नर होता है, यहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल है, इसलिए यहाँ पे नॉट वैलिड होगा रोल्स थ्योरम। यहाँ पे ब्लैक यूज़ करूँ मैं, तो इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ, एक सेकेंड। हाँ, तो यहाँ पे ये नॉट वैलिड है। अच्छा, ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए, जैसा मैंने आपको बोला कि कंटिन्यूअस होना चाहिए क्लोज इंटरवल में, डिफरेंशिएबल ओपन इंटरवल में, और उस दोनों पे y का वैल्यू सेम। ये 3 कंडीशन लोग चेक करेंगे। तो यहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं था क्लोज इंटरवल में, मतलब ओपन इंटरवल में, डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल लिखा है। तो ओपन इंटरवल यहाँ पे हम लोग का -1 से 1 के बीच में 0 आता है, और वहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं है इसीलिए।
तो सेकेंड वाले में अगर हम लोग देखें एफ एक्स इजकल टू 3 प्लस ये, अच्छा तो इसको अगर हम लोग मतलब सिंप्लीफाई करेंगे सेकेंड पार्ट को, तो एफ डैश एक्स हम लोग का क्या हो जाएगा, हम लोग का ये हो जाएगा 0 प्लस इसको अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे 2/3 और x माइनस 2 की पावर ये हो जाएगा -1/3। इसको अगर हम लोग अच्छे से लिखें तो ये जाएगा 2/3 इंटू एक्स माइनस 2 की पावर 1/3। अच्छा यहाँ पे हम लोग सीधा सीधा देख सकते हैं ये नॉट डिफाइंड एट x इक्वल टू 2, यानी x इक्वल टू 2 पे डिफाइंड नहीं है, और 2 तो इसके उसके अंदर आ रहा है, 2 इसके दो मतलब गिवन ए बी के बीच में आ रहा है, और ए बी के बीच में ही डिफाइंड नहीं है। हम लोग क्या चाहिए था कि मतलब डिफाइंड नहीं है मतलब डिफरेंशिएबल भी नहीं है, और डिफरेंशिएबल होना चाहिए, यानी कि ये भी इसमें भी रोल्स में वैलिड नहीं है, तो इन दोनों में वैलिड नहीं है। थर्ड में देखिए, अच्छा यहाँ पे तो सीधा दिख ही रहा है π/2 में ये नॉन डिफरेंशिएबल है, तो इसमें भी वैलिड नहीं है। और ये वाले में हम लोग देखते हैं फोर्थ में, मैं आपको बोल दे रहा हूँ मैं, ये फोर्थ में यहाँ पे क्या है कि बोला ए 0 से बड़ा है और बी ए से बड़ा है, और ए बी के इंटरवल में पूछा है, तो ये लॉग, अच्छा हम लोग देख सकते हैं अंदर की पूरी क्वांटिटी पॉजिटिव है, तो दिस इज़ पॉजिटिव। तो लॉग का जो ग्राफ बनेगा, ये फोर्थ नंबर में बता रहे हैं यहाँ पे, लॉग का जो ग्राफ बनता है कैसे भी अंदर का पॉजिटिव क्वांटिटी हो तो वो ऐसे ही बनेगा इस टाइप से। अब ये पॉइंट ज़रूरी नहीं है 1,0 कुछ हो, लेकिन ये इस टाइप का बनेगा, तो इस टाइप का बनेगा, यानी ये कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल तो पक्का है। और ए और बी के बीच से पूछा है, तो हम लोग फॉर एग्जांपल मान सकते हैं ये ए है और ये बी है, कहीं भी हो सकते हैं, तो ए बी, तो इनके बीच में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे ये हो जाएगा ए और बी के बीच में ये कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल है। और क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, वेर ये तो हम लोग जानना है एफ ऑफ ये ए बी के बीच में, तो आपको मैंने बोला ए बी, अगर मान लो ए बी यहाँ पे हो गया तो भी ये इन दोनों के बीच में ग्राफ कंटिन्यूस रहेगा, कंटिन्यूस है यहाँ पे, तो डिफरेंशिएबल भी है, तो हम लोग का कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल वाली ये वाला पॉइंट हम लोग का क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट पर अगर हम लोग देखें तो सेकंड पॉइंट हम लोग का यहाँ पे क्या कह रहा था, हम लोग का सेकंड पॉइंट यहाँ पे कह रहा था कि कंटिन्यूस डिफरेंस और एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी, तो एफ ऑफ ए इक्वल टू, अच्छा हम लोग देखें कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी की वैल्यू अगर हम लोग पुट करेंगे तो दोनों की वैल्यू 0 आएगी, आप पुट कर दीजिएगा, तो दोनों की वैल्यू 0 आएगी, इसका मतलब ये दोनों भी इक्वल है, हेंस रोल्स थ्योरम इज वैलिड, इसमें वैलिड है, दूसरे कलर्स में टिक कर दूँ, इसमें वैलिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, ये रहा क्वेश्चन 2, वो तो क्वेश्चन था बेसिक चेक करने के लिए रोल्स थ्योरम क्या है। अब ये है उसका एप्लीकेशन इसका कैसे हम करेंगे देखते हैं। इसमें बोले इफ़ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ये फंक्शन दिया है डिफाइंड ऑन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, यहाँ पे इसको अंडरलाइन कर देना चाहिए। सेटिस्फाइज रोल्स थ्योरम, अच्छा सेटिस्फाइज दे दिया, यानी कि हम लोग को तीनों कंडीशन ट्रू दे दिया है फॉर सी इक्वल टू ये, अच्छा ठीक है, सी की वैल्यू, सी कहाँ है, अच्छा कोई वो वेरिएबल है, देन फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ए एंड बी, तो हम लोग ए और बी की वैल्यूज जाननी है। तो यहाँ पे बोला है सेटिस्फाई करता है रोल्स थ्योरम, तो एफ ऑफ 1 इक्वल टू एफ ऑफ 3 होगा, एफ ऑफ 1 इक्वल टू एफ ऑफ 3 को अगर हम लोग सॉल्व करें तो यहाँ से सॉल्व करने के बाद हम लोग का फाइनल आंसर मैं आपको बता दूँ तो आएगा ए इक्वल टू 11, बी और बी दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो बी कैंसिल हो जा रहा है, यानी कुछ भी हम करेंगे बी तो कैंसिल ही होना है, तो इस चीज़ का क्या मतलब है, नॉट डिपेंडेंट ऑन बी, देयरफॉर आंसर क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू 11 वैल्यूज़ पूछी हम लोग को ए और बी की, तो ए इक्वल टू 11 एंड यहाँ पे बना दूंगा मैं, बी इक्वल टू रियल, बी इक्वल टू रियल, यानी बी बिलोंग्स टू रियल लिखने ज़्यादा बेटर रहेगा, ये क्या लिख दिया मैंने। तो लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, ये हम लोग का हो गया क्वेश्चन नंबर 3। इसे बोला शो दैट, यहाँ से मैं लिख दूँ, शो दैट बिटवीन एनी टू रूट्स ऑफ ये इक्वेशन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रूट ऑफ दिस इक्वेशन, यानी ये इक्वेशन का एटलीस्ट वन रूट एग्जिस्ट करता है। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है इसका जो ग्राफ होगा वो ई ट्रिपल एक्स कैसे होता है, तो इसी के अप्रॉक्सीमेट ऊपर नीचे कुछ होगा कॉस वॉस की वजह से, कॉस एक्स की वजह से, तो ये मतलब कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल है, तो दिस इज़ कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन, ये होगा। अगर आपको पूरा वैसे नहीं पता है तो ये ऐसे आप देख लीजिए, ये हो गया यहाँ पे कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल का हम लोग कंडीशन सेटिस्फाई कर गया।
अब हम लोग मान सकते हैं एफ एक्स हम लोग इक्वेशन दिया हुआ है, कौन सा दिया है, ई टू द पावर माइनस एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल टू 0। तो हम लोग इसके मान सकते हैं अल्फ़ा कॉमा बीटा रूट्स हैं। तो अगर हम लोग अल्फ़ा बीटा सेटिस्फाई करें तो एफ ऑफ अल्फ़ा इक्वल टू एफ ऑफ बीटा इक्वल टू 0 होगा फॉर श्योर, क्योंकि ये दोनों रूट्स हैं। तो ये दोनों रूट्स हैं, ये 0 है। तो देयर एग्जिस्ट्स वन सी, एक सी वेरिएबल एग्जिस्ट करता है बिटवीन अल्फ़ा कॉमा बीटा, एग्जिस्ट करता है बिटवीन अल्फ़ा कॉमा बीटा विच फॉर विच यहाँ पे देखता हूँ, फॉर विच क्या होगा, एफ डैश सी इक्वल टू 0। क्यों? बिकॉज इट इज सेटिस्फाइंग रोल्स थ्योरम, बिकॉज सेटिस्फाइज रोल्स थ्योरम है, ग्राफ में लिख दिए, सेटिस्फाई करता है तो ये होगा। अच्छा अब एक बात बताना, एफ डैश सी क्या होगा, तो हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करें एफ डैश सी, तो एफ डैश सी हम लोग को मिलेगा, ये हो जाएगा, ये माइनस कॉस एक्स का हो जाएगा साइन एक्स, और ये ई टू द पावर माइनस एक्स का हो जाएगा माइनस टू द पावर माइनस एक्स। तो ये हो गया। अच्छा ये क्या, यही ये फंक्शन था, और एक्स की जगह यहाँ पे ये हो जाएगा सी आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि सी को मैंने डिफ्रेंशिएट किया, सी भी वैल्यू पुट की ना इसमें, तो ये हो जाएगा साइन सी और ई टू द माइनस सी। अच्छा यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि सी जो है, यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि सी जो है वो एक्स का एक रूट है। क्यों? ये इक्वेशन थी, इस इक्वेशन में अगर हम लोग सी डालें तो ये पूरी जो वैल्यू है, अगर हम इसमें सी डालें तो ये वैल्यू 0 के इक्वेट यहाँ पे हो जा रही है। क्यों? क्योंकि ये हम लोग 0, हम लोग को ये चीज़ मिल चुकी थी और ये चीज़ इसी के इक्वल है, इसलिए ये 0 हो रही है। इतनी बात समझ आ गई, ये 0 हो गई है। तो ये जो सी है, हम लोग को पता है सी बीटा अगर मैं मान लो बड़ा है तो सी ऐसा था, अल्फा और बीटा के बीच में था, ये हम लोग को पता था। और सी क्या था, 1 रूट ऑफ दिस इक्वेशन, ये इस इक्वेशन का भी तो बहुत सारे ऐसे रूट्स हो सकते हैं। तो सी इसका एक रूट था और अल्फा बीटा उसके रूट्स थे, ये तो इसका मतलब प्रूव हो गया कि इसका एनी 2 रूट्स के बीच में इसका एटलीस्ट 1 रूट लाई करेगा। तो यहाँ से ये प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा तो नेक्स्ट अभी हम लोग थ्योरी थोड़ी पढ़ेंगे यहाँ पे। ये मैंने लिख के यहाँ पे थ्योरी, ये एप्लीकेशन ऑफ रोलेस थ्योरम एंड सिलेक्शन ऑफ फंक्शन। एप्लीकेशन हम लोग इसका कैसे करेंगे, सिलेक्शन ऑफ फंक्शन, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे इसमें क्या लिखा है। फिर क्या, इफ़ वी वांट टू चेक देखते हैं, इफ़ वी वांट टू चेक हाउ मैनी रूट्स, ये मैंने एकदम वो क्रिस्प में लिखा है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात लिखी है जो हम लोग क्वेश्चन में चाहिए होगी। क्या, हाउ मैनी, जैसे क्वेश्चन ने बोल दिया, हम लोग को जानना है, जैसे क्वेश्चन ने बोल दिया, हम लोग को क्वेश्चन को पढ़ के ये पता लग रहा है कि हाउ मैनी रूट्स, कहाँ गया, ये रहा, हाँ, हाउ मैनी रूट्स हम लोग को पूछा है, ऐसे कितनी रूट्स हैं और किस इंटरवल में, ऐसे हाउ मेनी रूट्स ऑफ द फंक्शन एफ एक्स का ऑब्वियसली पूछेगा, और किस इंटरवल में, फॉर एग्जांपल ए से बी दे दिया, एफ ए 0 से इन्फिनिटी दे दिया, पॉजिटिव एक्सिस बोल दिया, ये सब कर दिया। तो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन से हम लोग ज़्यादा समझ आएगा। देन अगर ऐसा हम लोग को पता चल गया तो हम लोग को क्या स्टेप्स करना है, स्टेप्स टू सॉल्व क्या होंगे, कंसिडर एफ एक्स एज डेरिवेटिव ऑफ सम फंक्शन, सबसे पहला होगा, यानी कि बेसिकली हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, कंसिडर फंक्शन एज एफ डैश एक्स, और यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एफ एक्स मान सकते हैं, ऐसे कंसिडर फंक्शन एज एफ डैश एक्स की तरह हम लोग उसको कंसिडर करेंगे, मतलब डिफ्रेंशिएटेड ही हम लोग उसको ऑलरेडी कंसिडर करेंगे, और डिफ्रेंशिएटेड ही कंसिडर करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, एक दूसरा फंक्शन हम लोग लेंगे, उसका जो इंटीग्रेट करके एफ डैश एक्स हम लोग निकालेंगे, दूसरा एक फंक्शन। फिर क्या करेंगे, बाई एलिमेंट्री इंटीग्रेशन वी विल गेट जी एक्स, यानी कि यहाँ पे वही एफ एक्स है, आप साहब सिर्फ एक ही मान लो, मैं जी एफ 2 लेके करा था, सिंप्लिसिटी के लिए आप एक ही लो। हम लोग सबसे पहले कंसिडर फंक्शन एफ डैश एक्स, हम लोग सबसे पहले कंसिडर फंक्शन एफ डैश एक्स, हम लोग सबसे पहले कंसिडर करेंगे
अच्छा मैं आपको यहाँ पे एकदम शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। अच्छा पहले पूरा पढ़ लेते हैं यहाँ पे। इफ़ जी एक्स सेटिस्फाइज ऑल कंडीशन ऑफ रोलिस थ्योरम, जी एक्स क्या है यहाँ पे, ये है वही एफ एक्स, satisfies all condition of Rolle's theorem, then we can say that in A से B में we can say that there is at least one C between A and B for A and B के बीच में, for which G डैश C बोलो या फिर। तो यहाँ पे जो बेसिकली मैंने किया है वो मैं बता दूंगा क्वेश्चन सॉल्व करते करते। तो ये आप थ्योरी यहाँ पे पढ़ लो, क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे वहाँ पे आपको मैं यहाँ पे एकदम थ्योरी भी यहीं पे बता दूंगा मैं। तो ये रहा पहला क्वेश्चन, इसमें हाउ मेनी रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये पूरा इक्वेशन है इज इक्वल टू 0 यहाँ पे खत्म हो रहा है, आर पॉजिटिव। तो यहाँ पे देखो हम लोग को सबसे पहले पूछ दिया हाउ मैनी रूट्स, और दूसरा पूछ दिया हम लोग को पॉजिटिव, यानी कि 0 से इन्फिनिटी के बीच में कितने रूट्स लाई कर रहे हैं। तो हम लोग को सेम लैंग्वेज दिख गई यहाँ पे सेम। तो ये लैंग्वेज दिखते ही हम लोग को क्या करना है, ये स्टेप्स हैं, स्टेप्स आंसर स्टेप्स होंगे हम लोग के कि ये जो फंक्शन दिया है हम लोग को, ये चीज़ जो फंक्शन दिया है पूरा इतना लंबा सांप जैसा, ये फंक्शन को हम लोग मानेंगे एफ डैश एक्स इज इक्वल टू समथिंग, ये जो फंक्शन दिया हुआ है बहुत लंबा लिख नहीं रहा हूँ मैं। नाउ हम लोग को दिख रहा है, हम लोग को आँख से दिख रहा है कि हम लोग अगर एफ एक्स इसका जो इंटीग्रेटेड फंक्शन है वो हम लोग x-1, x-2, x-3, x-4 लें, अगर ये लें तो इसका अगर हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हम लोग को यही मिलेगा। ध्यान से अब देख लो, इसका डिफ्रेंशिएशन करने पे यही मिलेगा। तो ये फंक्शन है। अच्छा इस फंक्शन में अगर हम लोग देखेंगे कि f(1) इक्वल टू f(2) इक्वल टू f(3) इक्वल टू f(4) इक्वल टू 0 हो रहा है। अच्छा ये क्या है, ये है पॉलिनोमियल फंक्शन। अच्छा मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मैं इसमें रोलिस थ्योरम सेटिस्फाई कराना चाह रहा हूँ, ये मेरा मकसद है इन सवालों में ये रहता है। तो हम लोग पहले देखेंगे, पहले पॉलिनोमियल फंक्शन है तो कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल हो गया सारे पॉलिनोमियल फंक्शन जो क्लास 10 तक हम लोग देखे थे, ये 10 तक देखे थे हम लोग, ये सब टाइप के एक्स वाले ही सिर्फ। तो ये सारे पॉलिनोमियल सब कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल होते हैं। तो पहले दो कंडीशन सेटिस्फाई। अब थर्ड कंडीशन थी कि दो पॉइंट में कम से कम सेम वैल्यू आनी चाहिए। तो यहाँ पे दो के 3 सेट बन रहे हैं, दो के 3 सेट बन रहे हैं। कौन से, 1 2 3 सेट बन रहे हैं, सबकी एक वैल्यू है, सब इक्वल है आपस में। तो फिर ये इसके 4 रूट्स होंगे, 4 रूट्स, 4 रूट्स हैं। अच्छा f अगर ऐसा है तो f डैश ऑफ x ये जो है ये भी 0 होगा। फॉर c बिलोंग्स टू, मतलब जो भी एक वेरिएबल है वो कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा, एक हम लोग लेंगे ये यूनिट, एक ये यूनिट और एक ये यूनिट, बिलोंग्स टू 1, 2 1, 2 2, 3 3, 4 इसमें बिलोंग करेगा। इसमें तीनों रूट इसके क्या करेंगे, लाई करेंगे तीनों रूट, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों रूट इसमें लाई कर दिए, तो इसी यहीं पे जगह है, यहीं पे एक सेकंड में देख रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे लिखने की। यहाँ पे मेरे को जगह मिल गई है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे रोलिस थ्योरम बोलता क्या था, बोलता था कि एटलीस्ट 1 रूट होगा ऑफ f डैश x इन वो उस रेंज में। तो 1 से 2 में एक होगा, एक 2 से 3 में होगा, एक 3 से 4 में होगा। ये होगा क्यों, क्योंकि ये 3 के हम लोग के यहाँ पे पैर बन रहे हैं। अच्छा इसमें कॉमा करके इन सब में होगा। लेकिन
जो एफ डैश एक्स है ये तो क्यूबिक है, तो इसके 3 ही रूट्स हैं और इन तीनों में कम से कम एक होना चाहिए। ऐसे आप बोल सकते हैं कि 1 से 3 में एक हो जाएगा। आप सोचो 1 से 3 में एक पैर बन जाए, 2 से 3 में बन जाए, 2 से 4 में बन जाए, ये सब करके, लेकिन कम से कम इन तीनों में एक रूट होना चाहिए और इसमें 3 ही रूट हैं और कम से कम एक इसमें होना चाहिए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब तो सीधा सीधा समझ आ ही रहा है कि एक रूट इसमें होगा, एक इसमें होगा और एक इसमें होगा। तो तीनों ही रूट इनगिन के बीच में होंगे, यानी कि अगर नंबर लाइन बनाए ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, तो एक रूट होगा यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे पक्का, और तीनों 0 से इन्फिनिटी के बीच में, तो आंसर होगा 3 रूट्स। दिस इज हम लोग का ये फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर मेरे को नहीं याद, लेकिन कोई बात नहीं। लेट, अच्छा इसके बाद एक और क्वेश्चन है ना, और 2 क्वेश्चन शायद है। लेट एफ एक्स बी डिफरेंशिएबल फंक्शन एंड जी एक्स बी ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन, zeros of fx and g dash x be a and b greater than respectively, show that there exists one root of the equation ये। अच्छा, तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे। तो ये भी सिंपल है, हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है कि हम लोग को बोला है शो दैट एग्जिस्ट वन रूट बिटवीन ये एंड के बीच में, शो दैट एटलीस्ट वन बोला है। तो हम लोग को दिख रहा है कि ये जो फंक्शन है, ये चीज़, ये जो भी फंक्शन है, ये एक हम लोग मान सकते हैं एच एक्स पॉलिनोमियल। क्या मान सकते हैं? हम लोग दिख रहे हैं किसका डिफरेंशिएशन है। इसकी अगर हम लोग वैल्यू देखें तो इसकी वैल्यू हम लोग को दिख रही है, क्या दिख रही है हम लोग को, ये भी मैं मिटा दे रहा हूँ, अभी कन्फ्यूजन होगा शायद। तो इसकी हम लोग को वैल्यू दिख रही है, ये एफ ऑफ एक्स इंटू जी डैश एक्स का डिफरेंशिएशन का, ये डिफरेंशिएशन है इसका। तो हम लोग इसको मान सकते हैं एच एक्स लेट। तो हम लोग का एच एक्स क्या हो गया? हम लोग एच एक्स हो गया एफ ऑफ एक्स इंटू जी डैश एक्स, ये हो गया। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये हो गया हम लोग का। अब हम लोग को पता है ए और बी क्या है। ए और बी इसके रूट्स हैं, ज़ीरोज़ दिए हैं, किसके? एफ एक्स और जी डैश एक्स के, यानी इसका और इसका ज़ीरोज़ हैं ए और बी। तो हम लोग को सीधा सीधा दिख रहा है कि एच ऑफ ए अगर डालें तो एफ ऑफ एक्स ज़ीरो हो जाएगा, इसका मतलब यही पूरा ज़ीरो, और एच ऑफ बी डालें तो जी डैश एक्स ज़ीरो हो जाएगा, इसका मतलब ये भी ज़ीरो। इसका मतलब एच ऑफ ए इक्वल टू एच ऑफ बी हम लोग का इक्वल हो गया, इक्वल टू ज़ीरो भी है, खैर वो उसका कोई मतलब नहीं है। तो ये हम लोग का कंडीशन आ गया। पहला कंडीशन क्या था कि एफ एक्स भी डिफरेंशिएबल फंक्शन दिया है, कंडीशन सेटिस्फाइड, ये चीज़ दिया है, ये भी कंडीशन सेटिस्फाइड, और कंटिन्यूस तो है ही। क्यों कंटिन्यूस है? तो यहाँ पे हम लोग आगे देखते हैं। तो हम लोग का रोलिस थ्योरम सेटिस्फाई है, डिफरेंशिएबल है। अच्छा, डिफरेंशिएबल अगर फंक्शन है तो पक्का कंटिन्यूस तो होगा ही ना, कंटिन्यूस है तभी ना डिफरेंशिएबल है। अच्छा, अगर डिफरेंशिएबल कंटिन्यूस होता है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होता है, वो होता है, लेकिन अगर डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूस तो होगा ही। तो ये हम लोग कंडीशन सेटिस्फाइड, तो रोलिस थ्योरम वैलिड, यानी रोलिस थ्योरम एप्लीकेबल है। इसका मतलब है सी एक वेरिएबल है, बिलोंग्स टू कहाँ से? ए और बी के बीच में, सच दैट एच डैश सी क्या हो जाए? एच डैश सी इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाए। अच्छा, और एच डैश सी क्या होगा हम लोग का एक्चुअली में? एच डैश सी होगा एफ ऑफ, क्या हो जाएगा? एफ डैश सी इंटू जी डैश सी प्लस एफ ऑफ सी इंटू जी डबल डैश सी इक्वल टू ज़ीरो। हम लोग बोला कहते शो दैट देयर इज वन रूट ऑफ द इक्वेशन। अच्छा, तो ये इक्वेशन हम लोग का बेसिकली था, ये चीज़ कहाँ गया? ये हम लोग इक्वेशन था। इस इक्वेशन का एक रूट सी है। इसके अगर ये और ये इक्वेशन देखे तो हम लोग को लग रहा है कि सी हम लोग डाल दिए इस इक्वेशन में, और ये इक्वल टू ज़ीरो हो रहा है, यानी ये सी इसका रूट है, और सी और बी के बीच में लाई कर रहा है, इन लोग यहाँ से निकाल लिए। तो हम लोग ने सब कुछ प्रूव कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये इसे बोला इफ़ ये हम लोग का कुछ दिया है यहाँ पे, देन प्रूव दैट एटलीस्ट वन रूट ऑफ द इक्वेशन ये लाइज इन द इंटरवल 0-7। तो सेम लैंग्वेज हम लोग को दिख रही है, हम लोग को दिया है कि एटलीस्ट वन रूट इक्वेशन ये लाइज इन द इंटरवल, ये दिया है। तो हम लोग उसको कैसे प्रोसीड करेंगे हम लोग यहाँ देखेंगे यहाँ पे। तो ये हम लोग क्वेश्चन दिया है, तो उसका आंसर यहाँ लिख दूँ। तो हम लोग को
अच्छा हम लोग को क्या दिया, हम लोग एटलीस्ट 1 दे दिया रूट बोला है, तो हम लोग इसको f-x ही मानेंगे। क्यों? यहाँ पे मैंने आपको लैंग्वेज दिखाया था कि हाउ मेनी रूट्स इन विच इंटरवल, तो हम लोग को क्या बोला, हम लोग बोला एटलीस्ट 1 रूट। हम लोग इस लैंग्वेज को ध्यान देंगे, एटलीस्ट 1 रूट और इन द इंटरवल ये, तो हम लोग को दोनों चीज़ दे दिया, तो हम लोग f-x मान के स्टार्टिंग करेंगे। अगर अब भी आपको समझ नहीं आया तो इस क्वेश्चन में आप समझ लो, f-x से स्टार्टिंग की हम लोग। f-x किसको माने, ये जो फंक्शन दिया है पॉलिनोमियल इसको, तो ax² + bx + c = 0 हो गया। अच्छा इसको हम लोग f-x मानना है तो f(x) निकालेंगे भाई, सिंपल इंटीग्रेशन हम लोगों ने देखा था। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो जगह ax³ + 3 + bx² 2 + cx + d कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन b आएगा हम लोग का, क्योंकि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन हम लोग के करंट लिमिट के बिना, तो ये हो गया। यहाँ पे हम लोग f(x) की वैल्यू मिल गई यहाँ पे। अच्छा और हम लोग क्या बोला, इंटरवल ये दिया है कुछ, तो इस इंटरवल में हम लोग को बोला एटलीस्ट 1, तो हम लोग को रोलिस थ्योरम लगाना पड़ेगा। अगर हम लोग को रोलिस थ्योरम काम कर गया इसका मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई, तो हम लोग को रोलिस थ्योरम की कंडीशंस लगानी पड़ेंगी। उसके लिए हम लोग को इस पे और इस पे वैल्यू निकालनी पड़ेंगी। तो हम लोग निकालेंगे f(0) पे, मैं आपको एकदम प्रोसेस ही बता रहा हूँ कैसे कर रहा हूँ मैं। तो f(0) और f(1), अगर हम लोग वैल्यू इन दोनों पे निकालेंगे तो इन दोनों f(0) की वैल्यू जो d आ रही है, f(1) की f(1) की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 0 आएगी, d आएगी। क्यों d आएगी? क्योंकि यहाँ पे 1 आप डाल के देख लो और फिर जो कंडीशन ये दी है इससे ये चीज़ 0 हो जाएगी, ये चीज़ 0 हो जाएगी तो सिर्फ d का ही टर्म बचेगा। आप कैलकुलेट करके देख लेना आप ये चीज़। तो इन दोनों की वैल्यू ये आ रही है सेम, इसका मतलब रोलिस थ्योरम वैलिड है। अच्छा वैलिड क्यों है, एक और बात, अब ये पूछो वैलिड कि मैंने सिर्फ एक ही चीज़ चेक की है, कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल तो मैंने चेक ही नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि ये क्या है, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है और पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल होते हैं। तो रोलिस थ्योरम वैलिड हो गया। तो रोलिस थ्योरम वैलिड होने के बाद हम लोग को सिंपल सा मिल जाता है कि एटलीस्ट 1 c होगा। एटलीस्ट 1 c मतलब वेरिएबल है बिटवीन 0, 1, एटलीस्ट 1 है c बिटवीन 0, 1। एटलीस्ट 1 c में आप रूट मान सकते हो, इसको आप लिख सकते हैं यहाँ पे रूट एटलीस्ट 1 c इन बिटवीन ये विच ऑफ द इक्वेशन ax² + bx + c का एक रूट है। आप यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ रूट ऑफ इन, तो मैंने पूरा लिख दिया। ये शायद लास्ट क्वेश्चन हम लोग का यहाँ पे, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर नहीं पता 7 या 8 या ऐसे कुछ होगा। तो मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराए दिए रोलिस थ्योरम पे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही मस्त क्वेश्चन भी है। तो इस क्वेश्चन को मैं अच्छे से दिखाऊंगा। यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि लेट p(x) बी ए पॉलिनोमियल विथ रियल कोएफिशिएंट्स। तो हम लोग देख पा रहे हैं पॉलिनोमियल, तो हम लोग नॉलेज मतलब इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर देंगे। पॉलिनोमियल फंक्शन दिए हैं, इसका मतलब कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल, यानी हम लोग को सिर्फ एक ही कंडीशन चेक करनी है अगर रोलिस थ्योरम आया तो। इसे एग्जाम में अगर आया सवाल, लेट a b बिलोंग टू r, b ग्रेटर देन a, ठीक है, b 2 कंसेक्यूटिव रूट्स ऑफ px, यानी 2 रूट्स ऑफ px है, यानी कि p ऑफ a = p ऑफ b = 0 होगा, और b ग्रेटर नहीं दिया है, उसका मतलब देखेंगे हम लोग बाद में। इसको सर्कल कर दे रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे एक। शो दैट देयर एग्जिस्ट c सच दैट c b और a के बीच में हो एंड, अच्छा ये इन्फॉर्मेशन हम लोग को दी हुई है, ये इन्फॉर्मेशन हम लोग को दी हुई है। तो हम लोग को दिया क्या हुआ, हम लोग को दिया है p' c + 100 p ऑफ c = 0। अच्छा अगर ये इन्फॉर्मेशन जब भी दी होती है तो आप ये हमेशा स्टार मार के कर लो कि ऐसा कुछ भी दिया है कि फंक्शन मतलब फंक्शन और उसका डेरिवेटिव का सम, क्या बोला मैंने, फंक्शन और उसके डेरिवेटिव का सम, लीनियर सम, एक सिंपल सम ऐसे दिया है, और कोई कोएफिशिएंट कुछ भी हो, तो इसको हमेशा किस फॉर्म में लिखना होगा, इसको हमेशा इस फॉर्म में लिखना है, डी बाई जो भी वेरिएबल है डी सी है यहाँ पे, डी सी, और यहाँ पे ब्रैकेट देंगे। ब्रैकेट के अंदर हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर e की पावर, ये जो इसका कोएफिशिएंट है, कौन से फंक्शन का, जो जिसका डेरिवेटिव है दूसरा, जिसका डेरिवेटिव है,
यानी कि जिस चीज़ का डेरिवेटिव दूसरा है, जिस चीज़ का है वो चीज़, यानी यहाँ पे जिसका डेरिवेटिव नहीं है, जो नॉर्मल है ये चीज़, इसके जो कोएफिशिएंट है सच दैट कि इसके डेरिवेटिव का कोएफिशिएंट 1 हो, तो इसका कोई इसको क्या 100c वेरिएबल यहाँ पे होगा, एक फॉर्म है इंटू पी ऑफ सी, और नीचे में e की पावर 100c। तो इस फॉर्म में हम लोग इसको हमेशा लिख देंगे, ये इसी फॉर्म में आता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीज़ हो गया। मैं बॉक्स भी बना देता हूँ। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्म है, इसको आपको याद रखना है। तो ये ऐसा हो गया, लिख दिया हम लोग इसको। अच्छा, तो इससे फ़ायदा क्या हुआ? इससे ये फ़ायदा हुआ कि हम लोग इसको वहाँ भेज सकते हैं, क्योंकि हमेशा पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। तो हम लोग का क्या हो गया, d/dc ऑफ e की पावर 100c ऑफ पी सी इज इक्वल टू 0, ये हो गया। अच्छा, इसको हम लोग एक फंक्शन मतलब लेट कर लेते हैं एफ ऑफ सी। तो हम लोग का f-c इज इक्वल टू 0 आ रहा है। क्या आ रहा है? f-c इज इक्वल टू हमेशा हम लोग का 0 आ रहा है यहाँ से। f-c हम लोग की वैल्यू 0 आ रही है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, f(x) क्या था हम लोग का? हम लोग f(x) अगर जनरल लें, f(x) हम लोग का था, क्या था हम लोग का? e की पावर 100 x इंटू पी ऑफ x, ये था हम लोग का f(x) जनरल में। अच्छा, अगर हम लोग यहाँ पे एक बात देखें, हम लोग f'(c) 0 मिल गया। हम लोग ध्यान से देखिए रोलिस थ्योरम, क्योंकि हम लोग को सवाल में लगाना है, हम लोग कंटिन्यूस डिफरेंशिएबिलिटी, और यहाँ से पता चल गया सच दैट शो दैट देयर एग्जिस्ट सी ए बी के बीच में, ऐसे हम लोग को पता चलेगा रोलिस थ्योरम लगाना है, ठीक है। अब रोलिस थ्योरम लगाने के लिए हम लोग को एक कंडीशन मिल गई कि ये चीज़ मिल चुकी है, और हम लोग की कंडीशन क्या थी? हम लोग की और दूसरी 2 कंडीशन थी कि फंक्शंस की वैल्यू सेम हो जाए। तो यहाँ पे अगर हम लोग ए और बी एक एक बार डालें एक्स की जगह पे, यहाँ पे भी, तो ये जो वैल्यू है ये हम लोग को पक्का पता है, दिस वैल्यू यानी दिस होल पी एक्स इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पी एक्स के ही दोनों रूट्स हैं, कंसेक्यूटिव रूट्स दिया था, तो ये 0 हो जाएगा। इसका मतलब एफ ऑफ ए भी एफ ऑफ बी के बराबर हो जाएगा और 0 हो जाएगा। अच्छा, तो हम लोग को ये 2 जो बक्से हैं, कौन से? ये बॉक्स, इसको तो कलर चेंज करता है, ये बॉक्स और ये बॉक्स, ये जो 2 बॉक्स है, इन 2 बॉक्स हम लोग को क्या पता नहीं चल रहा कि यहाँ से पता नहीं चल रहा हम लोग को कि a लेस देन ए बी से, क्योंकि छोटा था, और यहाँ पे सी एक आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ऐसे था ना कि एटलीस्ट वन सी बिटवीन ए एंड बी सच दैट एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी एंड f'(c) इक्वल टू 0। तो हम लोग की सारी कंडीशन, हम लोग बैकवर्ड आए इस बार, हम लोग बैकवर्ड सवाल में किए सॉल्व, तो हम लोग का फाइनली उस हिसाब से हम लोग देखें तो ये चीज़ अभी हम लोग की प्रूव हो गई है। ठीक है, क्या हम लोग का आंसर प्रूव्ड। तो थैंक यू फॉर स्टडीइंग मी। यहाँ पे मैंने आपको रोलिस थ्योरम पूरा बता दिया, पूरा रोलिस थ्योरम आपका कंप्लीट होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम, अच्छा, जो हम यहाँ पे हम लोग कर्व स्केचिंग में यहाँ पे एक बात कर सकते थे, यहाँ पे कर्व स्केचिंग में किसी और जगह में आपको आपके संग देखूंगा कर्व स्केचिंग, है। लेकिन यहाँ पे रोलिस थ्योरम का कंप्लीट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, जे एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से और जे मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फिर हम लोग यहाँ पे करते हैं, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।